तो प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो पिछली क्लास में हमने एक टॉपिक आप लोग को कराया था और जो कुछ उसमें बाकी रह गया था तो उसको हम कंप्लीट कराएंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि आप लोग की जो भी एग्ज़ाम शीट है वो आ गई है। आप लोग जल्दी से जल्दी उसको देख लें और आप लोग अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप लोग अपना सिलेबस को जल्दी से कंप्लीट कर लें और मॉक टेस्ट आप लोग देते रहें। और उसमें भी आप लोग पूरी सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही मॉक टेस्ट दें। अगर नहीं सिलेबस कंप्लीट है और डायरेक्ट मॉक टेस्ट पे आ जाएंगे तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस जो होगा वो बहुत ही कम होगा और आप लोग अच्छे से नहीं कर पाएंगे जो भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोग पूरा सिलेबस को कंप्लीट करें, फिर उसके बाद से मॉक टेस्ट दें। तो सबसे पहले हम आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ कि हम लोगों के द्वारा मॉक टेस्ट लॉन्च किया गया है, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है और इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और उससे पहले आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कहाँ पे मिलेगा? आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें आप लोग जुड़ सकते हैं, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी भी अभी जुड़े हुए हैं और उसमें उन लोगों का क्विज भी होता रहता है। तो आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ना भूलें और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। तो अब आते हैं हमारी जो पिछली क्लास में जो टॉपिक हो गए थे, सब सारी चीज़ें टॉपिक हमने करा दिया था। कुछ टॉपिक बच गए थे जिसको हमको कराना बाकी था, क्योंकि बीच में एग्ज़ाम होने के कारण से हमने इस क्लास को कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई थी, ये सारी टॉपिक हमने पिछली वीडियो में सारी चीज़ें कंप्लीट कराया था। आशा है कि आप लोग इसका रिवीजन कर रहे होंगे और पूरा इस अच्छे से तैयारी आप लोग की हो रही होगी। तो हम चलते हैं जहाँ से हमारी क्लास स्टार्ट नहीं हुई थी। जो क्लासेस बच गए थे तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों की क्लास कहाँ तक हो गई थी और आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए। हमने पूरा मॉक टेस्ट में आप लोगों को क्वेश्चन फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ और आप लोग उससे जुड़ना ना भूलें। आप लोग उससे बिल्कुल जुड़ें और जो आपको ग्रुप में मिल जाएगी उसके लिंक। चलिए सब सारी चीज़ें हो गई थी आप लोगों की। चलिए ठीक है, हमको पढ़ना था वेट। ठीक है, वेट कहाँ से है आगे आपको। चलिए ठीक है, तो हमको पढ़ना है वेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वेट सारी चीज़ें जितना भी पीछे हमने आपको स्लाइड को स्किप किया है वो सारी क्लासेस हो गई थी। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो आप जा कर के पीछे आप जो पहले का वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। पूरा चीज़ हमने पूरा डिटेल में बताया। और एक चीज़ और भी हम बता दे रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे केवल एमसीक्यू के भरोसे हैं। तो एमसीक्यू के भरोसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एग्ज़ाम लगभग बहुत ही आपको दिक्कत करेगी। आपको पहले क्या करना है, थ्योरेटिकल पढ़ना है। जो भी एमसीक्यू बनता है वो थ्योरेटिकल से ही बनते हैं। ठीक है, आपको एमसीक्यू से ही नहीं बनते। तो आप अपने कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे तो आप जैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आप उसको टैकल कर लेंगे। इस बात को बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे केवल एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, जब थ्योरी आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे नहीं तो आप एग्जाम में बहुत ही कठिनाई महसूस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, पहले सिलेबस वाइज यानी टॉपिक वाइज आपको एक एक चीज़ें आपको पढ़ते रहनी है। ठीक है, और उसके बाद से फिर उस टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो ही आपको एमसीक्यू लगाने। पहले ही एमसीक्यू लगाने स्टार्ट कर देंगे फिर आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आपकी कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगी और आप सोचेंगे कि हमारी तैयारी बहुत ही कमज़ोर है। तो ऐसा नहीं है, आप अपने स्ट्रेटजिकल काम करिए। पहले आप पूरी सिलेबस को कंप्लीट करें, फिर उसके बाद से मॉक टेस्ट लगाना चालू करें। आप लोगों के एग्ज़ाम में लगभग 7 से 8 दिन और भी नहीं है, मतलब आप 7 से 8 दिन में अपनी सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और जिनकी सिलेबस कंप्लीट हो गई है तो बिल्कुल ही मॉक टेस्ट लगाएं। ठीक है,
तो सिलेबस करने के बाद ही, कंप्लीट करने के बाद ही मॉक टेस्ट लगाना होता है, ठीक है। और जिनके सिलेबस कंप्लीट हो गए तो बिल्कुल मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप लोग उससे बिल्कुल जुड़ना ना भूलें, ठीक है। और आप लोगों की क्लास कंटिन्यू बीच में नहीं हो पा रही थी ड्यू टू रिसर्च एग्जामिनेशन, रिसर्च वर्क चल रहे थे, जिसके कारण से आप लोग की एग्जाम की क्लासेस जो भी थी वो हमने डिले कर दिया था, ठीक है। तो आपसे कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू हूँ और आपकी जो तैयारी है और भी अच्छा से हो सके, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। और भी जो भी क्वेरी होगा आप व्हाट्सएप ग्रुप में करते रहिएगा, उसका हम जवाब देता रहता हूँ। और इस वीडियो के भी नीचे आप कमेंट करेंगे तो वहाँ से भी आपको जवाब मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से टॉपिक बची हुई थी वीड। तो वीड आप जान लेते हैं। वीड आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि वीड ही है, ठीक है। यानी जितने भी अनवांटेड प्लांट होते हैं, जो भी हम लोगों की ज़रूरत के प्लांट नहीं होते, उसको हम क्या कहते हैं, वीड, यानी इसको खरपतवार कहते हैं। कुछ बच्चों की एक कमेंट है कि सर हमको नोट्स हिंदी में दीजिए, इंग्लिश में केवल आप दे रहे हैं। तो ऐसा आप कतई ना घबराएं, आपको जो हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करता हूँ, यहाँ पे आपको पूरा चीज़ें हम हिंदी में ही बताता हूँ, ना कि इंग्लिश में बताता हूँ। इंग्लिश में पीपीटी है, ठीक है, और आपको हिंदी में ही बताता हूँ। तो कोई यहाँ से दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बिल्कुल आप समझदार होंगे, समझ सकते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हिंदी में ही बताता हूँ, हमारी बातों को ध्यान से आपको गौर से सुनने हैं, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कंसेप्ट। और रही बात, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मॉक टेस्ट में सर आप केवल इंग्लिश में दे रहे हैं, हिंदी में नहीं दे रहे हैं, आप दोनों लैंग्वेज में दीजिए। कोशिश करता हूं कि दोनों लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करूं, लेकिन जैसे कि जो एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में होते हैं, तो इसमें प्राथमिकता आपको इंग्लिश ही दी जाती है, ना कि हिंदी में। क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इंग्लिश में जो चीज़ें लिखी होती है वो हिंदी में सेम वैसे ही वर्ड लिखे रहते हैं। तो आपको ये नहीं डरना है कि हाँ कि हमको इंग्लिश नहीं आ रही, हमको हिंदी में ही पढ़ना है। आप दोनों लैंग्वेज को लेकर के चलिए, ठीक है। कहीं कहीं हिंदी में भी जो वर्ड लिखे रहते हैं सेम टू सेम वैसे इंग्लिश का ही उच्चारण लिख दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि कोई ऐसा शब्द लिखा जैसे कल्टीवेशन, तो आपको वहाँ पे कल्टीवेशन हिंदी में भी लिखे आएंगे, तो आप कल्टीवेशन का मतलब ही नहीं समझेंगे, तो आप हिंदी में भी कल्टीवेशन पढ़ेंगे। तो सबसे बढ़िया हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप समझें, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को समझ के चलिए, बिल्कुल आप समझदार हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए कि हाँ कि हमको हिंदी में दीजिए पीडीएफ, ठीक है। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल को देने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। लेकिन टेक्निकल इश्यूज के कारण हम जल्दी से आपको प्रोवाइड करने के कारण हम केवल इंग्लिश में ही प्रोवाइड कर पाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हम आपको हिंदी में यहाँ पे बताता हूँ सारी चीज़ें, आप बिल्कुल उसको सुनिए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल समझ आएगा। ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा कोई हम कहीं और से शब्द को लाता हूँ, आपको समझना है, ठीक है। तो चलिए, आप आशा है कि आपकी पूरी डाउट क्लियर हो गई होगी और हम स्टार्ट करते हैं वीड यानी खरपतवार, ठीक है। तो खरपतवार सबसे पहले जान लेते हैं, यानी जितने भी अनवांटेड प्लांट होते हैं, यानी जो अवांछनीय, जो हमको ज़रूरत नहीं होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वीड होते हैं, ठीक। वीड कहते हैं यानी खरपतवार कहते हैं। और ये क्या करते हैं, फसल को नुकसान करते हैं, हमारे जो गार्डन प्लांट हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं, और उनसे कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन किससे करते हैं, वो या तो न्यूट्रिशन से करेंगे, या तो स्पेस यानी जगह के लिए करेंगे, सनलाइट यानी सूर्य की ऊर्जा से करेंगे, ठीक है। यानी तरह तरह की जो भी एक पौधों की ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं वो क्या करते हैं, वीड क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। इसीलिए उनकी जो भी न्यूट्रिएंट है, स्पेस है, सनलाइट है, एयर है, ठीक है, सब सारी चीज़ें क्या करते हैं, ये वीड ले लेते हैं, ठीक है। और ये बहुत जल्दी से ग्रो करने लगते हैं। और जो भी वीड होता है बहुत ही स्ट्रांग नेचर का होता है, बहुत ही हार्ड नेचर का होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि खेतों में सबसे ज़्यादा ही वीड होता है, ठीक है। सीड जो भी जो हमारा प्लांट है वो क्या होता है, ससेप्टेबल होता है, बहुत ही कोमल होता है, जिसको क्या करता है, वीड दबा देता है, जिससे पौधे कम ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो आशा है कि आपने वीड समझ गया होगा, यानी आर वीड प्लांट दैट आर द हार्मफुल टू ग्रोइंग प्लांट, यानी ऐसे प्लांट जो अवांछनीय होते हैं, अनवांटेड होते हैं, उसी को हम वीड करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, पौधों से न्यूट्रिएंट लेते हैं, वाटर लेते हैं, ठीक है। यानी पौधों के जो वाटर, न्यूट्रिएंट और सनलाइट, ये सारी चीज़ें हैं वो क्या करते हैं,
ये खरपतवार ले लेते हैं, जिससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है। ठीक है, ये इसी को हम वीड कहते हैं। और वीड का भी क्लासिफिकेशन, अब कितने प्रकार के वीड होते हैं? वीड तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे हम जान लेते हैं एनुअल वीड, यानी एक वर्षीय वीड, इसको हिंदी में कहते हैं एक वर्षीय वीड। ठीक है, एनुअल वीड यानी एक वर्षीय वीड, यानी ऐसे वीड जो अपनी लाइफ साइकिल को एक ही सीजन में कंप्लीट कर ले। एक सीजन, आपको पता होगा कि एक साल में 3 सीजन होते हैं, खरीफ रबी जायद। ठीक है, तो ऐसे खरपतवार जो केवल एक ही सीजन में अपनी लाइफ साइकिल, यानी सीड सोइंग से लेकर के वो हार्वेस्टिंग तक है, यानी वो सीड से जब अपना फ्लावर को, फ्लावर से सीड को जब डेवलपमेंट कर ले, उसी को हम क्या कहते हैं, जब इतनी ही बीच की जो ड्यूरेशन होती है उसको हम लाइफ साइकिल कहते हैं। तो यानी जो वीड है, यानी एक ही सीजन में या एक साल में कंप्लीट कर ले, उसको एनुअल वीड यानी एक वर्षीय खरपतवार कहते हैं। दे कैन बी कंट्रोल बाई होइंग एंड द पुलिंग देम आउट विल दे स्टिल। और इसको हम किससे कंट्रोल कर सकते हैं? इसको होइंग से कंट्रोल कर सकते हैं, पुलिंग यानी हाथ से भी हम क्या कर सकते हैं, उखाड़ करके इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे कि एनुअल वीड क्या है, और इनके एग्जाम्पल भी अब बता सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बथुआ है, शामा है, ठीक है, यानी गाजर घास है, ये सब सारे क्या है, ये एनुअल वीड है। ठीक है, तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल में आप एनुअल वीड के आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला है बाइनियल वीड यानी द्विवर्षीय वीड, यानी ऐसे वीड जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 सीजन में या उससे अधिक में क्या करते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। लाइफ साइकिल मतलब जब से पौधा जर्मिनेट करके और सीड बनने तक की जो समय होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे खरपतवार जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 सीजन में कंप्लीट करते हैं, उसको बाइनियल वीड कहते हैं। ठीक है, और ये प्रोड्यूड को प्रोड्यूस यानी पहले साल में क्या करते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं। वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब ये बढ़वार करते हैं। और सेकेंड सीजन में क्या करते हैं, फ्लावरिंग करके उसमें सीड का डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, ये बाइनियल यानी द्विवर्षीय खरपतवार का ही नेचर होता है। ठीक है, दे कैन बी कंट्रोल स्प्रेइंग अप्लाइंग लैंड। ठीक है, इसको हम कंट्रोल किससे कर सकते हैं, यानी ये हर्बिसाइड का क्या करके, स्प्रे करके, या इसकी जुताई करके, या ठीक है, या इंटरकल्चर से हम क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा है कि बाइनियल वीड के भी एग्जाम्पल आपको पता होगी। ठीक है, ये बाइनियल वीड है, ये सत्यानाशी आपको इमेज में दिख रहा होगा। ठीक है, और ये हैंड हैंड से इसको क्या किया जा रहा है, यानी रोगिंग किया जा रहा है। रोगिंग का मतलब यानी खरपतवार को निकालने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, उसको रोगिंग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पेरेनियल वीड, यानी यहाँ पे आपको देख रहा होगी ऐसे एक खरपतवार जो कई सालों में यानी 2 ईयर्स से अधिक सालों में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, उसको पेरेनियल वीड कहते हैं, यानी इसको बहुवर्षीय खरपतवार कहते हैं। ठीक है, आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। यानी वैसे खरपतवार जो अपनी लाइफ साइकिल 2 या 2 से अधिक साल में कंप्लीट करें। ठीक है, यानी 2 से अधिक साल, ठीक है, 3 साल 4 साल 5 साल भी हो सकते हैं। ऐसे खरपतवार को, ऐसे वीड को हम क्या कहते हैं, पेरिनियल वीड कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी जो खरपतवार होते हैं, यानी फर्स्ट सेकंड साल में क्या करते हैं, अपना वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं। वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब पौधों का डेवलपमेंट करते हैं। फिर उसके बाद से अगले साल में वो क्या करते हैं, फ्लावरिंग करके फिर उसके बाद से सीड का डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही खरपतवार को हम पेरेनियल वीड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा ये लैंटाना कैमरा है। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे खरपतवार हैं जो पेरेनियल नेचर के होते हैं। आपको इसका एग्जाम्पल पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं कल्टीवेशन। कल्टीवेशन क्या होता है, इसको कहते हैं कल्टीवेशन, यानी इसको हिंदी में कर्षण कहते हैं। ये रिफर टू द टिलेज ऑपरेशन, यानी जब हम क्या करते हैं, यानी टिलेज ऑपरेशन करते हैं सॉइल में। ठीक है, यानी प्लांट को ग्रो करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, कल्टीवेशन कहते हैं। ब्रेक अप वीड एंड द लूजन हार्डन सॉइल इन द अलाउ वाटर टू पेनिट्रेट, यानी जब हम मिट्टी की कुड़ाई जुताई निराई ये सारी प्रैक्टिसेस से हम क्या करते हैं पौधों को ग्रो करने के लिए, इसी को हम क्या कहते हैं, कल्टीवेशन कहते हैं। तो आशा है कि कल्टीवेशन टर्म आपको पता हो गई होगी। अगला कोई क्या है, पर्पज ऑफ कल्टीवेशन। अब क्यों हम ये कल्टीवेशन करते हैं, कल्टीवेशन करने के क्या उद्देश्य हैं? ठीक है, तो कल्टीवेशन करने के बहुत सारे उद्देश्य हैं। जैसे कि आपको वीड यानी खरपतवार को क्या करना, डिस्ट्रॉय करना हो, हटाना हो, उखाड़ के फेंकना हो, तो आप क्या करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे, जुताई करेंगे, निराई करेंगे, जिससे खरपतवार नष्ट हो सके।
ठीक है। अगला क्या करेंगे, यानी लूजन एंड द रफ एंड सॉइल, यानी सॉइल को क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे लूज करेंगे, चारों तरफ इसके क्या करेंगे, निराई गुड़ाई करेंगे, जिससे सॉइल क्या हो, पूरी तरह से लूज हो जाए, ढीला हो जाए। ठीक है, जिससे पौधे की पैदावार अच्छे से हो सके, खरपतवार नष्ट हो सके। ठीक है, और पौधों को पानी अच्छे से क्या हो सके, प्रोवाइड हो सके। अगला क्या है, टर्न इन ऑर्गेनिक मैटर। अगर मान लीजिए ऑर्गेनिक मैटर इसमें है तो उसको क्या करेंगे हम, निराई गुड़ाई कल्टीवेशन से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, ताकि क्या पौधों को अच्छे से न्यूट्रिएंट मिल सके। ठीक है, ये भी इसका उद्देश्य है। ठीक है, और जब इसकी निराई गुड़ाई अच्छे से करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे, तो पौधों को एयर यानी रूट के पास एयर अच्छे से पहुंच जाएंगे, जिसके पौधे से क्या होगी, अच्छे से बढ़वार होगी। ठीक है, आशा है कि आपको उद्देश्य, आप कल्टीवेशन आपको पता होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, यानी अब फर्टिलाइजर में आते हैं। फर्टिलाइजर सबसे पहले ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है उसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती उसको हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और यहाँ पे ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो सबसे पहले आपको जान लेना होगा कि मैन्योर क्या कहलाते हैं और फर्टिलाइजर क्या कहलाते हैं। मैन्योर को हम क्या कहते हैं, हिंदी में खाद कहते हैं, और फर्टिलाइजर को क्या कहते हैं हम, उर्वरक कहते हैं। ठीक है, मैन्योर क्या होते हैं, ये एक जो भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से क्या होते हैं, बनते हैं, उसको ही ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं। जैसे कि आपने गोबर की खाद का नाम सुना होगा, वर्मी कंपोस्ट सुना होगा, ये सब सारे क्या है, ये ऑर्गेनिक मैन्योर। ये जब खेतों में यूज किए जाते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है, और इसमें जो न्यूट्रिएंट की जो मात्रा होती है बहुत ही कम होती है। ठीक है, इसमें बहुत ही कम परसेंटेज में, लेकिन ये सब सारी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, जैसे कि जितने भी पौधों के पोषक तत्व, जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट, ये सब सारी जो भी न्यूट्रिएंट हैं, मेजर माइनर, ठीक है, ये सब इसमें पाए जाते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर जो होते हैं ये फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं, और ये फैक्ट्री में तैयार होते हैं तो इसमें मेजर 2 3 या एक ही न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा यूरिया, ठीक है, इसमें केवल एक ही नाइट्रोजन पाया जाता है। आपने डीएपी का नाम सुना होगा, जिसको डाई अमोनियम फास्फेट कहते हैं। ठीक है, इसमें दो ही क्या न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस पाए जाते हैं। ठीक है, एनपीके फर्टिलाइजर आपने नाम सुना होगा, तो उसमें 3 फर्टिलाइजर पाए जाते हैं, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको आशा है कि मैन्योर और फर्टिलाइजर में अंतर पता चल गया होगा। मैन्योर जो होते हैं ज़्यादा मात्रा में यूज किए जाते हैं, कम पोषक तत्व पाए जाते हैं, कम परसेंटेज में। लेकिन जो फर्टिलाइजर होते हैं इसमें ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो पोषक तत्व की संख्या जो होती है बहुत ही कम होती है। ठीक है, अब जान लेते हैं फर्टिलाइजर में भी बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर जो होते हैं, जो एक स्ट्रेट फर्टिलाइजर होता है जिसमें एक ही पोषक तत्व पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद से कम्प्लेक्स होता है। ठीक है, कम्प्लेक्स में यानी 2 से अधिक जो पोषक तत्वों की संख्या होती है उसको कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कहते हैं। ठीक है, तो आपको स्ट्रेट फर्टिलाइजर का एग्जांपल पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछते हैं। ये यूरिया है, यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है, 46% होती है, और डीएपी में कितना होती है, 18 46%, यानी 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस होती है। ठीक है, आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, फर्टिलाइजर सब्सटेंस एंड फर्टिलाइजर क्या होता है हमने आगे ही बता दिया था, यानी ऐसे सब्सटेंसेस टू जिसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, फर्टिलिटी क्या होती है, यानी ऐसी कैपेसिटी जो सॉइल में जो भी प्लांट उग रहा है उसको बढ़ने में क्षमता दें। ठीक है, उसी को सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं फर्टिलाइजर जो होता है ऑर्गेनिक या नेचुरल फर्टिलाइजर, वही होता है जो नेचुरल फर्टिलाइजर जो मैन मेड, इसको नॉट मैन मेड है, यानी ये मानव के द्वारा नहीं बनाया जाता है, लेकिन ये नेचर ने इसको बनाती है। ठीक है, और जो एनिमल मैन्योर, जैसे कि इसमें एनिमल मैन्योर आ जाएंगे, एनिमल मैन्योर इसी के अंदर आएंगे। एनिमल मैन्योर क्या कराते हैं, दिस कंटेन द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल वेरिएबल द ग्रोथ क्रॉप, यानी जैसे कि कंपोस्ट आप देख रहे होंगे, एनिमल मैन्योर में कंपोस्ट आ जाएगा। ठीक है, आपका वर्मी कंपोस्ट आ जाएगा। वर्मी कंपोस्ट जो होता है केंचुओं के द्वारा उसको जो भी ऑर्गेनिक मैटर उसको क्या किया जाता है, डिकम्पोजिशन करके बनाया जाता है। ठीक है, तो उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है, और कंपोस्ट जो होता है काऊ डंग से बनाया जाता है, बुफेलो डंग से, ये सब सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ऑर्गेनिक मैन्योर में ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगला है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर आप देख रहे होंगे इमेज में,
पहले हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा गांव में कि किसान जो क्या करते हैं, पहले फसल लगा देते हैं कोई भी जून से जून महीने में, मई जून में लगाते हैं। फिर उसके बाद से लगभग 45 से 60 दिन में उसको क्या करते हैं, खेतों में ही उसको पलट देते हैं। उसी को हम ग्रीन मैन्योर कहते हैं। और जो फसल लगाते हैं वो दलहनी फसल होती है, यानी लेगुमिनस क्रॉप होती है, ठीक है। और उसी में उसको पलट देते हैं, जिससे क्या होती है, यानी फसल जो फील्ड की यानी जो फील्ड की क्या होती है, यानी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। यानी ग्रीन मैन्योर क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूस बाय द प्लांटिंग लेगुमिनस क्रॉप ओवर एरिया प्लांटिंग, ठीक है। यानी खेतों में जो भी लेगुमिनस क्रॉप को लगाना, फिर उसके बाद से उसको फ्लावरिंग से पहले ही खेतों में पलट देना है, क्या कहलाती है, ग्रीन मैन्योरिंग कहलाती है, ठीक है। इसमें 45 से 60 दिन में हम क्या करते हैं, फसल को पलट देते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, ढाइचा की खेती करते हैं, ठीक है। ढाइचा जैसे वो फ्लावरिंग स्टेज में आता है, उसको क्या करते हैं, उसकी जुताई कर देते हैं और खेतों में जो भी ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अगला है कंपोस्ट। कंपोस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल ये भी होता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है, ठीक है। यानी इसमें ये एनिमल मैन्योर होते हैं, ठीक है, क्रॉप के रेसिड्यू होते हैं, ठीक है। इसी को सड़ा करके बनाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं, ठीक है। कंपोस्ट बनाने की जो प्रोसेस होती है उसी को कंपोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कंपोस्टिंग क्या कहलाती है, हमें अभी ने बताया कि यहाँ पे प्रोसेस ऑफ अलाउ ऑर्गेनिक मटेरियल्स द डिकम्पोज अंडर द मोर और लेस कंट्रोल्ड कंडीशन। यानी जब हम कंट्रोल कंडीशन में, ठीक है, जब हम किसी ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज कराते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। कंपोस्टिंग ये क्या होती है, ये कंट्रोल कंडीशन यानी एनएरोबिक कंडीशन में, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी बना सकते हैं और ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी सड़ा करके बना। यानी इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर को ही हम सड़ा करके हम क्या करते हैं, यानी उसको डिकम्पोज कर करके ही हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं। कंपोस्ट को बनाने की जो प्रोसेस होती है कंपोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। आशा है कि आपको पता होगा। और कंपोस्ट में जो होता है यानी इसको कंपोस्ट को ही हम फार्म यार्ड मैन्योर के भी नाम से भी जाना जा सकता है, यानी FYM जिसको बोला जाता है, ठीक है। यानी फार्म यार्ड मैन्योर का मतलब, यानी जो जो भी पशुएं होते हैं उनके जो वेस्टेज होते हैं, ठीक है, वहां से जो खाद बनाए जाते हैं उसी को हम FYM यानी फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं। इसका जो नाइट्रोजन होता है इसमें परसेंटेज जो होती है 0.5%, और उसके बाद से पोटास जो होता है 0.25%, और फास्फोरस जो होता है आपका 0.25% होती है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला है कि कंपोस्ट बनाने की मेथड, ठीक है। कंपोस्ट पिट मेथड से भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और कंपोस्ट हेम्प मेथड से भी बनाया जा सकते हैं। कंपोस्ट पिट मेथड में, यानी दिस मेथड डन इन द डिगिंग पिट, यानी इसमें गड्ढा खोद दिया जाता है, फिर उसमें इनफ मात्रा में घास और अदर भी जो भी ड्राइड प्लांट है यानी सूखे प्लांट है जो गार्डन के, उसको उसमें रख करके फिर उसको क्या किया जाता है, सड़ाया जाता है, डिकम्पोज कराया जाता है। तो इसमें इस मेथड में बनाया जाता है, यानी कंपोस्ट पिट मेथड में गड्ढा बना करके जो भी गार्डन के घास है, ड्राइड ग्रास है, यानी जो भी डिकम्पोज मटेरियल उसको हम ऑर्गेनिक मटेरियल उसको गड्ढे में रख करके फिर उसमें सड़ाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कंपोस्ट पिट मेथड कहते हैं। कंपोस्ट हेम्प मेथड, यानी इस मेथड में क्या कहते हैं, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको क्या करते हैं, पिल्ड जस्ट टॉप ऑफ द ग्राउंड विदाउट डिगिंग पिट, ठीक है। यानी इसको बिना गड्ढे को ढके हुए, ठीक है, यानी हम क्या करते हैं, गड्ढे खोद करके फिर उसमें रख के बिना उसको ढके ही हम उसमें बनाते हैं, उसको कंपोस्ट हम मेथड कहते हैं, ठीक है। अगला इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, अभी हमने इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को बताया है। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जिसको ऑर्गेनिक उर्वरक कहते हैं, यानी दे आर कमर्शियली प्रिपेयर्ड फर्टिलाइजर सोल्ड बाय द एग्रीकल्चरल सप्लायर्स, यानी ये जो भी एग्रीकल्चरल फैक्ट्रीज हैं जो भी ये क्या करते हैं, ये फर्टिलाइजर बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपने यूरिया, डाई या DAP का नाम सुना होगा, सब क्या है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ठीक है। कंप्लीट फर्टिलाइजर क्या कहलाते हैं, दे आर कंटेन द थ्री मेजर एलिमेंट नीडेड बाय प्लांट, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, यानी ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें तीन मेजर एलिमेंट पाए जाते हैं जो पौधों को जरूरत होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट फर्टिलाइजर। जैसे कि आपने NPK का नाम सुना होगा, जो जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों एलिमेंट पाए जाते हैं, उसको कंप्लीट फर्टिलाइजर के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
अगला है, यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, डीएपी, जिसमें डीएपी की जो परसेंटेज, डीएपी में नाइट्रोजन की परसेंटेज 18% और फास्फोरस की परसेंटेज जो कितनी है 46% और पोटास की मात्रा यहाँ पे 0% है। ये पूछा जाता है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे यूरिया, यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है 46% है, तो आपको पता होनी चाहिए। एक होता है कंपाउंड फर्टिलाइजर। कंपाउंड फर्टिलाइजर क्या कहलाते हैं, यानी ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें दो ही मेजर एलिमेंट पाए जाते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड फर्टिलाइजर के नाम से जाने जाते हैं। कंपाउंड फर्टिलाइजर के एग्जांपल आपको सीधे दिख रहा होगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन 18%, यानी नाइट्रोजन और यहाँ पे फास्फोरस पाई जा रही है, ठीक है, इसको कंपाउंड फर्टिलाइजर कहते हैं। अगला है स्ट्रेट या सिंगल एलिमेंट फर्टिलाइजर। स्ट्रेट या सिंगल एलिमेंट में जो यूरिया है इसका एग्जांपल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, केवल ओनली वन ही मेजर एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक है, यानी जैसे कि इसमें नाइट्रोजन ही केवल पाया जाता है यूरिया में, इसीलिए क्या है ये स्ट्रेट सिंगल एलिमेंट फर्टिलाइजर है, ठीक है, ये आपको ये पता होनी चाहिए इसका एग्जांपल। अब हम जान लेते हैं, आपने पूरा एलिमेंट जान लिया है कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब जान लेते हैं पौधों को टोटल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आपको पता होनी चाहिए कि पौधों को टोटल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें भी बहुत सारे कैटेगरी में बांटे गए हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, ठीक है। तो 17 पोषक तत्व आपको पता होने चाहिए कि पौधों में कौन कौन से पोषक तत्व क्या यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो होते हैं ये मेजर एलिमेंट होते हैं पौधों को जानने के। तो सबसे पहले आप जान लें कि एक होता है मैक्रो एलिमेंट, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या कहलाते हैं, जिसमें पौधों की जरूरत ज़्यादा होती है, यानी ऐसे एलिमेंट जिसमें पौधों को ज़्यादा आवश्यकता होती है उसको मैक्रो एलिमेंट कहते हैं। माइक्रो एलिमेंट या माइक्रो न्यूट्रिएंट, एलिमेंट मीन्स न्यूट्रिएंट, ठीक है, होते हैं जिसको कम मात्रा में पौधों की जरूरत होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, ठीक है। तो आपको माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट आपको पता होने चाहिए, कौन मैक्रो न्यूट्रिएंट में आता है, कौन माइक्रो न्यूट्रिएंट में आता है, कौन बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट में आता है, ठीक है, सब सारी एग्जाम्पल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या कार्य होता है। नाइट्रोजन क्या करता है, पौधों को डार्क कलर देता है, यानी पौधों को हरियाली अगर करनी है तो आप क्या करेंगे, पौधों में नाइट्रोजन की मात्रा डालेंगे, और ये क्या करेगा, पौधों की बढ़वार को वृद्धि करेगा, यानी पौधों की बढ़वार में ग्रोथ लाएगा। फिर उसके बाद से अगर इसका आप क्या करते हैं, ऐड द यूटिलाइजेशन ऑफ फास्फोरस, पोटेशियम एंड द अदर न्यूट्रिएंट इंक्रीज द प्रोटीन कंटेंट ऑफ प्लांट। अगर आप नाइट्रोजन को क्या करते हैं, पौधों में देते हैं तो पौधों की क्या होगी, ग्रोथ बढ़ेगी, उसकी बढ़वार होगी अच्छे से, और फास्फोरस और पोटास को लेने में ही और ही मदद करेगी, और पौधों में जो प्रोटीन होंगे, ठीक है, उसको भी पौधों में बढ़ाने का एक काम करता है नाइट्रोजन, ठीक है। अगर नाइट्रोजन की कमी होने लगेगी तो पौधा क्या होने लगेगा, येलो होने लगेगा, ठीक है, पौधा पीलापन होने लगेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ज़्यादा नाइट्रोजन हो जाने से पौधों को क्या नुकसान होता है, और कम हो जाने यानी डिफिशियंसी हो जाने के कारण पौधों में क्या नुकसान होता है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा है कि डिफिशियंसी चार्ट आप माइक्रोन्यूट्रिएंट हमने डाल दिया है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ पे बनते हैं, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको जान लेने, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट यानी न्यूट्रिएंट हैं जिसकी डिफिशियंसी यानी कमी से पौधों में बहुत सारे लक्षण दिख रहे हैं, आपको ये पता होनी चाहिए। तो हम जान लेते हैं कि बोरान, सबसे पहले हम जान लेते हैं बोरान की अगर कमी होती है तो यहाँ पे देखेंगे बोरान की कमी जो होती है पौधों के टॉप पोर्शन पे ही होती है, यानी जो बड्स होते हैं, जो सबसे शीर्षस्थ कलिकाएं होती है, यानी टॉप बड, उसी पे क्या होते हैं, नुकसान होते हैं। क्या नुकसान होते हैं, डिसकलरेशन हो जाते हैं, यानी कलर हटने लगते हैं। और लीफ बड, यानी जो भी लीफ बड होते हैं, जो कोमल बड्स होते हैं, कलिकाएं होती हैं, उनकी क्या होती है, कलर हटने लगती हैं। ब्रेकिंग एंड ड्रॉपिंग ऑफ बड, यानी उनके जो है क्या हो जाते हैं, आप देख रहे होंगे कि ब्रेक हो जा रही, फिर लग रहा है कि अब गिर जाएगा टूट करके, ठीक है। तो इनका ही बोरान की कमी का सिम्टम से दिखता है। फिर जान लेते हैं सल्फर, यहाँ पे देख रहे होंगे पत्तियां क्या है, यहाँ पे हल्का पीला, यहाँ पे पीला दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये यानी सल्फर की कमी से पौधे
की पत्तियां क्या होती है, ये भी ऊपर ही यानी टॉप पोर्शन पे इसकी कमियां दिखाई देती है, ठीक है। यानी लिप्स लाइट ग्रीन यानी पीला होने लगता है, बेंस पेल ग्रीन, ठीक है, यानी जो बेंस होते हैं ये भी पीला होने लगता है और इसमें स्पॉट नहीं दिखता है, ठीक है। यानी सल्फर की क्या है, सिम्टम्स से कमी है, ठीक है। अगला है मैग्नीज। मैग्नीज की कमी से क्या होता है, लीव पेल इन कलर, ठीक है, यानी लीव्स जो होते हैं ये भी पीलापन होने लगते हैं और बेंस एंड वेन्यूल्स डार्क ग्रीन एंड रेटिकुलेट, ठीक है, यानी इनके जो बेंस जो होते हैं ये भी डार्क ग्रीन रहते हैं, ठीक है, यानी बाकी पत्तियां पीली होने लगती हैं लेकिन जो बेंस होते हैं वो डार्क ग्रीन ही रहती है। मैग्नीज की क्या है, कमी है। अब जान लेते हैं जिंक की कमी से क्या होती है पौधों के। यहाँ पे देख रहे होंगे कि जिंक की कमी से पत्तियां क्या हो रही हैं, पत्तियां पीली होने लग रही हैं, फिर उसके बाद से नैरो हो जा रही है यानी सकरी हो जा रही पत्तियां, ठीक है, सकरी, ठीक है। पत्तियां छोटी हो जा रही हैं, उनके बेंच भी छोटे हो जा रहे हैं और पत्तियां ग्रीन हो जाती हैं, ठीक है, और बेंच भी ग्रीन होती हैं और डार्क स्पॉटेड ऑन लीव्स इन द एज, ठीक है। और इनके जो एज जो होते हैं, इनके किनारे जो होती हैं यानी पत्तियों के किनारे पे ही क्या होता है, स्पॉट बनने लगते हैं, ठीक है, ये जिंक की कमी होती है। मैग्नीशियम मैग्नीशियम की कमी मैग्नीशियम की कमी से, सॉरी यहाँ पे मैग्नीज है, ठीक है, यहाँ पे आप मैग्नीज देखेंगे, मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम की कमी से क्या पौधों में दिखते हैं, यानी इसमें भी पीलापन दिखने लगते हैं, यानी पत्तियों के किनारे पे यहाँ पे पीलापन दिखने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद से कप शेप्ड फोल्ड होने लगते हैं, यानी कप जैसे ऐसे ऊपर के जैसे पत्तियां फोल्ड होने लगती हैं और उसके बाद से फिर पत्तियां मुरझा करके ड्राई होकर के डेड होकर के फिर क्या उन्हें नीचे गिरने लगती हैं, ठीक है, ये क्या है, मैग्नीशियम की कमी है, ठीक है। फास्फोरस की कमी देखेंगे। फास्फोरस की कमी ये हमेशा नीचे की पत्तियों में होती है क्योंकि फास्फोरस क्या है, ये अघुलनशील है, ठीक है, ज़्यादा ही सॉल्युबल नहीं होता है, जहाँ पे हम मिट्टी में डालते हैं वहीं पे पड़ा रहता है, फिर ये वहीं भी ज़्यादा मूवेबल नहीं है, ठीक है, यानी पत्तियों में मतलब पौधों में बहुत तेजी से क्या होता है कि मूव नहीं करता, जैसे ही बहुत ही कम मूवेबल है, इसीलिए नीचे की पत्तियों पे क्या होता है, सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं कि प्लांट बहुत छोटा हो जाता है, फिर उसके पत्तियां भी छोटी हो जाती हैं, डार्क ग्रीन हो जाती हैं, यानी बहुत ही हरा दिखने लगती हैं पत्तियां, फिर एक्सट्रीम डिफिशियंसी टर्न ब्राउन ब्लैक, ठीक है, यानी ज़्यादा ही कमी हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगी पत्तियां भूरा से काला होने लगेंगे, फिर ब्राउन्ज कलर अंडर द लीफ, ठीक है, और इनके जो पत्तियां हो जाएंगी ब्राउन्ज कलर हो जाएंगे, ठीक है। अगला है कैल्शियम। कैल्शियम की जो कमी होती है यानी पत्तियों के यानी प्लांट के टॉप यानी शीर्षस्थ कलिकाओं पे ही होती है, इसमें क्या होता है प्लांट डार्क ग्रीन हो जाते हैं, यानी जो यानी इनकी पत्तियां जो है यानी ग्रीन हो जाती हैं। टेंडर लिप्स पेल यानी जो टेंडर लिप्स यानी जो कोमल पत्तियां हो जाती हैं वो भी पीली हो जाती हैं और सूखने लगती हैं, और सूखती कहाँ से, टिप से सूखने लगती है, ठीक है, यानी स्टार्ट फ्रॉम द टिप से, यानी टिप से ही क्या होती है सूखने लगती है और इवेंचुअली लीफ बर्ड डाइड फिर बाद में ही सूख जाती है, क्या है कैल्शियम की सिम्टम्स होती है, ठीक है। आशा है कि आपको समझ आ रहा होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे आयरन, ठीक है, आयरन की यहाँ पे देखेंगे आयरन की कमी से क्या होती है, लिप्स यानी पत्तियां जो होती हैं पीली होने लगती हैं, ठीक है, इसमें भी और इसमें स्पॉट नहीं बनते, यहाँ पे पत्तियां आप देख रहे होंगे स्पॉट नहीं बन रही है। और जो मेजर वेंस हैं वो ठीक है, यानी वेंस यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि क्या है ग्रीन कलर के ही दिखेंगे, ये आयरन की कमी है, ठीक है। अगला यहाँ पे देखेंगे इस पत्ते में कॉपर की कमी दिख रही है, पत्तियां क्या हो गई है, पीली हो गई है और बेंस भी क्या हो गए हैं, पीला भी हो गया, ठीक है, यानी पत्तियां और बेंस दोनों इसमें पीला हो जाएंगे, ठीक है, और पत्तियां फिर क्या हो जाएंगी, मुरझा हो जाएंगी और फिर उसके बाद से गिर जाएंगी, ये कॉपर की कमी है। अगला है मोलिब्डेनम की कमी। मोलिब्डेनम की कमी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यानी लिप्स लाइट ग्रीन यानी बहुत ही हल्का ग्रीन आपको दिखेगा, लेमन येलो, ठीक है, जैसे लेमन की पत्ती होती है वैसे आपको येलो कलर की दिखेगी, ऑरेंज स्पॉट आपको बीच बीच में आपको दिखेंगे, ठीक है, और होल लिफ एक्सेप्ट वेंस स्टिकी सेक्रेशन फ्रॉम द अंडर लिफ, यानी पत्तियों के बीच में ही क्या होने लगी, स्टिकी यानी आपको चिपचिपा रस जैसी चीजें इसमें से सिक्रेशन यानी स्राव होने लगेंगी, ठीक है, ये क्या है मोलिब्डेनम की सिम्टम्स है। अगला है पोटेशियम। पोटेशियम की जो सिम्टम्स है यहाँ पे आप देख रहे होंगे पत्तियां यहाँ से जली जैसी दिख रही है, जली हुई, ठीक है, यहाँ पे जो टॉप यहाँ पे पोर्शन है यानी पत्तियों की जो टिप है वहाँ पे जली जैसे, इसको स्क्रॉचिंग कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है स्क्रॉचिंग
कॉज ड्यू टू, ठीक है, तो पोटेशियम डिफिशियंसी, ठीक है। तो स्मॉल स्पॉट आपको दिखेंगे, फिर उसके बाद से पत्तियां टिप्स पे जली जैसी दिखेंगी, ये जो पेल लिप्स है यानी पीला होते हुए यानी ऐसे झुलसा हुआ दिखने लगेगा। और फिर स्पॉट टर्न रस्टी, फिर यहाँ पे जो स्पॉट है ये रस्ट जैसा बनने लगेगा, फिर पत्तियां क्या हो जाएंगी, फोल्ड होने लगेंगी, ठीक है। यानी पोटेशियम की कमी से स्क्रॉचिंग यानी जली जैसी पत्तियां दिखती हैं। आप आशा है कि आप देख करके पहचान लेंगे कि पोटेशियम की कमी से कौन सी सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है। अगला है नाइट्रोजन की कमी। नाइट्रोजन की कमी से पौधे क्या हो जाते हैं, स्टंटेड हो जाते हैं, यानी बहुत ही बौना हो जाते हैं, उसकी ग्रोथ नहीं होती है। अगर नाइट्रोजन आप पौधों में देंगे तो पौधे बहुत ही बढ़वार करते हैं, ठीक है। और पत्तियां क्या होने लगती हैं, बहुत ही पीली कलर की हो जाती हैं, और अपराइट लिप्स विथ लाइट ग्रीन, और ऊपर से क्या होने लगती हैं, पत्तियां पीली होने लगती हैं, ठीक है। एलोइस अपीयर बर्नट द एक्सट्रीम डिफिशियंसी, अगर ज़्यादा ही कमी हो जाएंगे तो पत्तियां एकदम पूरी तरह से पीली हो जाएंगी। तो ये हैं सारी जो भी एलिमेंट मेजर है, जिसके भी डिफिशियंसी से जो सिम्टम्स हैं, इस फिगर से आपको पता हो गया होगा। और आशा है कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे आप इसको कर लेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देख लेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। आगे चलते हैं फास्फोरस। फास्फोरस हम जान लेते हैं। फास्फोरस जो होता है, क्या होता है, स्टूमुलेट रूट्स डेवलपमेंट, यानी अगर फास्फोरस अगर डाल रहे हैं तो क्या होगा कि पौधों की जो रूट होगी ये क्या होगी, डेवलपमेंट होगा, इसमें फ्लावर आने लगेंगे अच्छे से, और इनके जो फ्लावर अच्छे आएंगे तो सीड भी डेवलपमेंट होगा, और ये क्या करेंगे, प्रमोट द रैपिड ग्रोथ ऑफ प्लांट, और पौधों की बढ़वार को ये क्या करेंगे, ये बहुत ही मदद करेंगे। और फिर हॉस्टेन इन मेच्योरिटी ऑफ क्रॉप, और जिसके कारण से पौधों की जो मेच्योरिटी है बहुत तेजी से होगी। ये फास्फोरस की क्या है, अगर आप डालेंगे तो ये पौधों पे ये असर दिखाएंगे, ठीक है। अगला है पोटेशियम। पोटेशियम कहते हैं कि अगर डिजीज रेजिस्टेंस बनाने तो पोटेशियम का यूज करें, यानी पोटास का यूज करें, ठीक है। तो स्ट्रेंथन द स्टेम ऑफ द प्लांट एंड द डेवलप दियर रेजिस्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज, ठीक है। अगर आप प्लांट को डिजीज रोग रोधी बनाने हैं तो आप क्या करेंगे, आप पोटेशियम देंगे, ठीक है, पोटास देंगे, और पौधों की अच्छे से बढ़वार होगी, ठीक है, स्ट्रेंथन होगी, ठीक है। ये पोटास की मात्रा अगर अच्छे से देंगे तो पौधों में अच्छा ही विकास दिखेगा, ठीक है। अगले देखेंगे, अब हमने जो भी न्यूट्रेंट है, जो भी मैन्योर फर्टिलाइजर, अब हम कैसे अप्लाई करेंगे अब जान लेते हैं, ठीक है। तो हम कैसे अप्लाई करेंगे फर्टिलाइजर का, आपने देखा होगा, यहाँ पे देख रहे होंगे इमेज में कि फर्टिलाइजर को हम क्या कर रहे हैं, हाथों से उनके रूट के पास दे रहे हैं, ये ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पे स्प्रेइंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यही बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आप फिगर से पता चल रही है कि हम अलग अलग फर्टिलाइजर को जो भी अलग अलग अवस्थाओं में होते हैं हम अलग अलग तरीके से पौधों को देते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे ये ब्रॉडकास्टिंग किया जा रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे स्प्रेइंग किया जा रहा है, यानी जो यहाँ पे पीछे नैपसैक स्प्रेयर है, ठीक है, इससे स्प्रे किया जा रहा है, और यहाँ पे रूट के पास दिया जा रहा है, ठीक है। तो जान लेते हैं पहले किस विधि है, यानी बैंड या लोकलाइज्ड एप्लीकेशन। लोकलाइज्ड मतलब इनके रूट के पास ही जब हम क्या करते हैं फर्टिलाइजर को डालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड एप्लीकेशन या बैंड एप्लीकेशन कहते हैं। यानी डन डिगिंग फरो अराउंड ईच प्लांट, एंड पौधों के पास ही जब हम क्या करते हैं बंड या गड्ढे खोद करके जब हम क्या करते हैं पौधों के जड़ के पास हम फर्टिलाइजर देते हैं तो उसको क्या कहेंगे, लोकलाइज्ड या बैंड एप्लीकेशन कहेंगे, ठीक है। फर्टिलाइजर अप्लाइड हैंड बाय द स्पेशल इक्विपमेंट सॉइल इन द मेजर अमाउंट नियर द सीड ऑफ सीडलिंग, ठीक है। सीडलिंग के पास या पौधों की जड़ के पास हम इस विधि में देते हैं, या किसी इक्विपमेंट से या हाथों से ही हम क्या करते हैं पौधों के जड़ के पास लोकलाइज्ड करते हैं, यानी वहाँ पे हम न्यूट्रिएंट देते हैं। अगला है ब्रॉडकास्ट मेथड। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग किया जा रहा है। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि यहाँ पे खर्च कम आते हैं, आपने ऐसे खेत में गए फिर छिड़क दे, खर्च कम आएंगे, ठीक है। यानी डन बाय द स्कैटरिंग फर्टिलाइजर यूनिफॉर्म अराउंड द ईच प्लांट, ठीक है। यानी जब हम पौधों के चारों तरफ क्या करते फर्टिलाइजर को हाथों से ऐसे क्या करते छिड़काव कर देते, उसको हम क्या कहेंगे ब्रॉडकास्ट मेथड कहेंगे, ठीक है। अगला साइड ड्रेसिंग एप्लीकेशन, ठीक है, यानी फर्टिलाइजर अप्लाइड क्लोज द सीड आर अराउंड द एस्टेब्लिश प्लांट इज द एब्जॉर्प्शन द एलिमेंट, ठीक है। हम पौधों के जब क्या करते हैं पौधों के पास ही जब हम कोई
फर्टिलाइजर या न्यूट्रिएंट को जब देते हैं उसी को हम क्या करते हैं, साइड ड्रेसिंग एप्लीकेशन एंड ड्रेसिंग किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब पौधे लाइन में लगे होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, ऐसे ड्रेसिंग करके, यानी पौधों के पास ही हम क्या करते हैं, यानी न्यूट्रिएंट एंड फर्टिलाइजर को देते हैं। अगला है फोलियर एप्लीकेशन। यहाँ पे देख रहे होंगे, यानी पत्तियों पे क्या किया जा रहा है, यानी फर्टिलाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। इसी को हम क्या कहेंगे, फोलियर एप्लीकेशन कहेंगे। यानी डन बाय डिजॉल्विंग फर्टिलाइजर इन वाटर एंड स्प्रेइंग इन सॉइल, ठीक है। यानी जब हम क्या करते हैं, यानी पत्तों पे, ठीक है, यानी जो भी हम फर्टिलाइजर का स्प्रे करेंगे उसी को हम फोलियर एप्लीकेशन कहेंगे, ठीक है। आपने नैनो यूरिया का नाम सुना होगा, वो फोलियर एप्लीकेशन के ही अंतर्गत आता था, ठीक है। अब हम नैनो यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन पाए जाते हैं आप कमेंट करके बताएंगे। अगला है अब जान लेते हैं अब ये सारी चीजें। अब क्या होते हैं, लास्ट में पौधों में डिजीज भी लगते हैं, पेस्ट भी लगते हैं। पेस्ट आपको पता होगा, डिजीज क्या होगा, जैसे आदमी में भी डिजीज लगते हैं, ठीक है, वैसे पौधों में भी क्या लगते हैं, डिजीज यानी रोग लगते हैं, ठीक है। तो हम कैसे अब पौधों के जो भी पेस्ट यानी इंसेक्ट पेस्ट जो लगेंगे या डिजीज लगेंगे उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, अब हम ये सारी चीजें जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इंसेक्ट बहुत सारे लगे हुए हैं जो पौधों को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि पौधों पे यहाँ पे इंसेक्ट भी लगे हुए हैं। यहाँ पे जो इंसेक्ट के द्वारा क्या हुआ, सिम्टम्स जो दिख रहा है, पौधे की जो पत्तियां कैसे जली हुई दिख रही है आपको, सिम्टम्स दिख रहा है। तो कैसे इसका कंट्रोल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ये रोग लगा हुआ पौधों में, ठीक है, क्या है, ग्राउंड नट है, इसमें टिक्का डिजीज लगा हुआ, टिक्का डिजीज इसको बोलते हैं। तो सिलेबस में आपके क्या है, यानी सिलेबस में आपको पूरा डिजीज पढ़ना है, चाहे वो बैक्टीरियल डिजीज हो, फंगल डिजीज हो, चाहे वायरल डिजीज हो, ठीक है। प्रोटोजोअस डिजीज भी होते हैं, निमेटोड के द्वारा भी डिजीज कॉज किए जाते हैं। तो सारे जितने भी कॉजल ऑर्गेनिज्म है, चाहे बैक्टीरियल, फंगल या वायरल, ठीक है, सब हैं निमेटोड के द्वारा, ये सब आपको पता होने चाहिए कि कौन बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया जा रहा है, कौन फंगस के द्वारा, और कौन वायरस के द्वारा कॉज किया जा रहा है, ये आपको पता होने चाहिए डिजीज, ठीक है। तो हम चलते हैं, जानते हैं कि कैसे, और आपको एक सेपरेट वीडियो में आपको टॉपिक को वाइज हम लेक्चर को डिलीवर्ड कर रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले जान लेते हैं पेस्ट। पेस्ट क्या कहलाते हैं, पेस्ट यहाँ पे देख रहे होंगे कि पौधों को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहले पेस्ट जान लेते हैं। पेस्ट यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो पौधों को नुकसान पहुंचाए, डैमेज पहुंचाए, ठीक है, जिससे आपको नुकसान हो। भाई जब पौधे की नुकसान होगी तो आपकी इकोनॉमिक नुकसान होगी, आपको पैसे कम मिलेंगे जब पौधे खराब हो जाएंगे, तो उसी को हम क्या कहेंगे, पेस्ट। यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करें, पौधों को डैमेज करें, उसी को हम क्या कहेंगे, पेस्ट कहेंगे। अब पेस्ट भी यानी सभी जो इंसेक्ट होते हैं क्या पेस्ट होते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। तो सभी इंसेक्ट पेस्ट नहीं होते, लेकिन सभी पेस्ट इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। यानी इंसेक्ट को भी हम पेस्ट बोल सकते हैं, लेकिन सभी इंसेक्ट पेस्ट नहीं होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप तो कहेंगे कि जो अ, अ, जितने भी लैक इंसेक्ट हैं तो पेस्ट है नहीं, ठीक है। यानी जो रेशम कीट के जो इंसेक्ट हैं वो तो पेस्ट है नहीं, वो तो आपको बेनिफिट पहुंचाते हैं, ठीक है। तो सभी इंसेक्ट पेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन सभी पेस्ट इंसेक्ट होते हैं, आपको पता होनी चाहिए। तो जान लेते हैं कि इंसेक्ट कौन के माउथ पार्ट कौन कौन से होते हैं, यानी उनके माउथ पार्ट यानी कैसे उनके मुखांग हैं, उसके अनुसार ये क्या करते हैं, पौधों को डैमेज पहुंचाते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे कि पौधे को की पत्तियों को क्या किया गया है, यहाँ पे पूरा काट काट करके पौधे के जो इंसेक्ट हैं काट काट करके इसको पूरा खा लिए हैं, ठीक है। यानी इसको चीविंग इंसेक्ट कहते हैं, यानी ऐसे इंसेक्ट जो पौधों को क्या करें, पत्तियों को काट कट करके खाएं, ठीक है। यानी उसको हम क्या कहेंगे, चीविंग इंसेक्ट कहेंगे। यानी दिस इंसेक्ट टेक देयर फूड बाइटिंग ऑफ या ईटिंग द लीफ एंड द पार्ट ऑफ प्लांट, यानी पौधे की पत्तियों को काट काट करके खाए, उसी को हम क्या कहेंगे, बाइटिंग या चीविंग इंसेक्ट कहेंगे, ठीक है। आपको ये पता होगा, ठीक है। यानी जितने भी बीटल्स आते हैं, ठीक है, सब क्या कहलाते हैं, सब चीविंग माउथ पार्ट होता है, ठीक है। यानी वो चीविंग यानी पत्तियों को काट काट करके ही खाते हैं। अब आगे देखेंगे, बहुत सारे इंसेक्ट जो होते हैं क्या होते हैं, सकिंग टाइप के इंसेक्ट होते हैं, उनके माउथ पार्ट सकिंग टाइप की पाई जाती है। यानी पौधे की जो पत्तियों की जो क्या होते हैं, यानी जो उसको क्या करते हैं, उनमें से रस को सक करते हैं, चूसते हैं, ठीक है। यानी उनके जो माउथ पार्ट होते हैं चूसने वाले होते हैं, चूसने और चुभाने वाले, ठीक है। पत्तियों को क्या करते हैं, ऐसे खरोचते हैं, फिर उसमें से जो भी सेल सेप जो होती है, पत्तियों के जो रस होते हैं उसको क्या करते हैं, चूस लेते हैं, ठीक है।
जिससे से पत्तियों की जो वीगर है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है, पत्तियां मुरझाने लगती हैं, ठीक है, उसमें तरह तरह के सिम्टम्स आपको स्पॉट से दिखने लगते हैं, ठीक है। यानी सकिंग इंसेक्ट हैव द ट्यूब लाइक माउथ पार्ट है, उनके जो माउथ पार्ट होते हैं ट्यूब जैसे होते हैं, जो क्या करते हैं, यानी ट्यूब जैसे रहेंगे तो क्या करेंगे, सक करेंगे, फिर उसमें से पत्तियों में से बहुत सारे रस को चूसने लगेंगे, विच देख कैन इंसर्ट इनटू द लिप्स एंड द स्टेम एंड जसक जूस एंड द सकुलेंट प्लांट, जितने भी सकुलेंट प्लांट होंगे, सकुलेंट प्लांट जितने भी रसदार प्लांट होंगे उसमें से क्या करेंगे, यानी ट्यूब जैसे उनके मुखांग होंगे तो उसमें से रस को क्या करेंगे, चूसेंगे, ठीक है। जितने भी एफिड्स होते हैं यानी माहू होते हैं, अदर भी बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, सकिंग इंसेक्ट, यानी क्या कर रहे हैं, यानी यहाँ पे जितने भी यहाँ पे टेंडर बर्ड्स है उसमें से रस को चूस रहे हैं, ठीक है, यानी सकिंग इंसेक्ट है। आप देख रहे हैं एफिड्स, यहाँ एफिड्स का इन्फेस्टेशन है जिसके कारण से पत्तियों का क्या हो गई है, यानी वीगर, यानी इसकी जो ओज है खत्म हो गई है, और तरह तरह का यहाँ पे सिम्टम्स आपको दिखाई दे रही है। तो आपको आशा है कि समझ गए होंगे कि सकिंग इंसेक्ट क्या कहलाते हैं। ऐसे इंसेक्ट जो क्या करते हैं, पत्तियों को उससे रस को चूसते हैं, ठीक है, काटते नहीं है, काट के नहीं खाते हैं, ये चूस करके उनके जो सेल्स है उसको चूसते हैं, ठीक है, आपको पता हो गया होगा। अगला है, एक होते हैं बोरिंग, बोरिंग इंसेक्ट। बोरिंग इंसेक्ट क्या होता है, उनका भी माउथ पार्ट बाइटिंग टाइप का ही होता है, ठीक है, यानी वो पीक जैसे होल बनाते हैं, जैसे आपने बैगन देखा होगा, बैगन में भी बहुत सारे इंसेक्ट जाते हैं, वो क्या करते हैं, उसको होल बना करके अंदर खाते हुए चले जाते हैं, ठीक है, उसको बोरिंग इंसेक्ट बोलते हैं, ठीक है, यानी बोर करते हैं, यानी होल बनाते हुए चले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अब आप कमेंट में बताइए कि भाई मच्छर जो होते हैं, मच्छर का माउथ पार्ट कैसा होता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का भी माउथ पार्ट साइफनिंग टाइप का होता है, उसका जो माउथ पार्ट जो होता है साइफन के जैसा बना होता है, ठीक है, ऐसे साइफन के जैसा बना होता है, वो क्या ऐसे उसमें प्रोसेस होती है, फिर निकाल करके उसमें से फ्लावर पे बैठती है, फिर वहां पे जा करके वहां से वो रस को सक करती है, ठीक है। वो साइफनिंग टाइप का माउथ पार्ट होता है। अब हम कैसे कंट्रोल करेंगे पेस्ट को, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेथड है, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल, सम डायरेक्ट कंट्रोल मेजर्स इन्वॉल्व द मैकेनिकल मींस इन द एप्लीकेशन ऑफ द इंसेक्टिसाइड। अगर आप डायरेक्ट इंसेक्टिसाइड का एप्लीकेशन कर दे रहे हैं, ठीक है, जिससे इंसेक्ट किल हो जा रहे उसको डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें बहुत सारे चीज़ों का यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे कि मैकेनिकल मेथड में आते हैं, ठीक है, मैकेनिकल मेथड, केमिकल मेथड, फिमिगेशन, रिप्लेंट, ये सब सारी चीज़ें क्या है, डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट उसको किल करें। जैसे मैकेनिकल मेथड में क्या करते हैं, हम बहुत सारे लाइट ट्रैप, फिरोमेन ट्रैप का यूज करते हैं। आपने देखे होंगे कि यहाँ पे खेतों में बहुत सारी चीजें ऐसे लगी होते हैं जो यूज की जाती हैं, जिसमें इंसेक्ट क्या होते हैं, इनमें एक क्या होता है केमिकल्स, यानी रखा जाता है, जिससे जो मेल मॉथ्स होते हैं यानी मेल इंसेक्ट जो होते हैं ये यहाँ पे आकर के अट्रैक्ट होते हैं और फिर इसमें आकर के गिर जाते हैं, ठीक है, इसको हम फिरोमेन ट्रैप कहते हैं, ठीक है, फिरोमेन ट्रैप। वैसे लाइट ट्रैप भी होता है। लाइट ट्रैप यानी खेतों में क्या करें, आप लाइट को जला दें, ठीक है, लाइट से क्या हो जाएंगे, बहुत सारे इंसेक्ट आएंगे वहां पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर उसको कलेक्ट करके फिर उसको इंसेक्टिसाइड डाल करके किल कर दें, उसी को हम लाइट ट्रैप कहते हैं। यहाँ पे केमिकल मेथड में, केमिकल मेथड में बहुत सारे हम केमिकल का यूज करके हम क्या करते हैं, इंसेक्ट को किल कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल मेथड कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे स्टिकी ट्रैप है, यहाँ पे ऐसे खेतों में पीला कलर का या ब्लू कलर का आपने ऐसे लगा देंगे स्टिकी, यानी ये ऐसा ही कार्डबोर्ड है, इसमें स्टिक यानी गम लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे इंसेक्ट जो छोटे छोटे एफिड्स होते हैं जा करके, यानी जो माऊ है जा करके इसमें चिपक जाते हैं, ठीक है, तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे एफिड से यानी येलो स्टिकी ट्रैप से हम एफिड को कंट्रोल करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और ब्लू स्टिकी ट्रैप से हम क्या करते हैं, व्हाइट फ्लाई या थ्रिप्स को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे रिपेलेंट आर, रिपेलेंट क्या करते हैं, रिपेलेंट ऐसे केमिकल्स जो होते हैं हम ऐसे खेतों में स्प्रे कर देते हैं जिससे कीट वहाँ उनकी जो दुर्गंध होती है उसको सूंघ करके ही भाग जाते हैं, उसको रिपेलेंट कहते हैं। जैसे कि आप खेतों में नीम की पत्तियों की जो एक्सट्रैक्ट है, उनकी रस है, उसको स्प्रे कर दें, या नीम ऑयल स्प्रे कर दें पत्तियों पे, जिससे इंसेक्ट उसको खाएंगे नहीं, उसी को हम क्या कहेंगे, रिपेलेंट कहेंगे, ठीक है। यानी ऐसे केमिकल्स या पदार्थ जिसको उपयोग करें तो जिससे इंसेक्ट भाग ही जाए उसको रिपेलेंट कहेंगे। आशा है कि आपने घर में वो बहुत सारे जो अपने बाथरूम या अदर जगह भी हम क्या करते हैं, बहुत सारे
वो क्या रखते हैं, रिपेलेंट की गोली रखते हैं जिससे बहुत सारे कॉकरोच भाग जाते हैं। ठीक है, तो आप उसका नाम जानते होंगे तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे उस गोली का क्या नाम है। ठीक है, अगला है कि इनडायरेक्ट कंट्रोल में। इनडायरेक्ट कंट्रोल में जब हम इनडायरेक्टली कीटों को क्या करते हैं या पेस्ट को हम क्या करते हैं, किल करते हैं। जैसे दे मेजर्स आल्सो ग्रेटली हेल्प इन द कंट्रोल प्लांट पेस्ट। जैसे कि आपने क्या किया, बर्निंग कर दिया। ठीक है, यानी खेतों में क्या किए, इन्फेक्टेड प्लांट को जला दिए, वो इनडायरेक्ट कंट्रोल में आ जाएंगे। आपने वीड को क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया, वीड को उखाड़ दिया, फेंक दिया, जिससे इंसेक्ट पेस्ट कम आएंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट में आएगा। बर्निंग द रिमिनेंट पार्ट प्लांट एफर्ट हार्वेस्ट, यानी जो प्लांट के जो हार्वेस्टेड रेसिड्यू हैं आपने उसको जला दिया, उसको साफ कर दिया। ये क्या है, इनडायरेक्ट कंट्रोल मेथड। खेतों की सफाई कर दिया, ये भी क्या, इनडायरेक्ट कंट्रोल मेथड में, क्योंकि आपने डायरेक्ट कीटों को नहीं मार रहा, वो खेतों की सफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये सारी चीजें पता होंगी। ठीक है, अब जान लेते हैं कि अप्लाइंग प्रॉपर फर्टिलाइजर टू क्रॉप कीप देम गुड ग्रोइंग कंडीशन। अगर आप क्या कर दे रहे हैं, अगर अच्छे से पौधों को न्यूट्रिएंट समय समय पे देते जा रहे हैं जिससे पौधे अच्छे से बढ़वार कर ले। जिस समय कीटों के आक्रमण करने चाहिए थे उस समय कीट आक्रमण नहीं कर पा रहे, पौधे और ज्यादा हार्डी नेचर का हो गया, तो उससे भी हम फसलों को या अपने प्लांट को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसको स्कैप मेथड भी कहते हैं, यानी ऐसे इंसेक्ट के आक्रमण से पहले पौधों की बढ़वार ज्यादा हो जाती है जिससे पौधे की क्या, जिसमें इन्फेस्टेशन कम हो जाती है। ठीक है, नहीं इसमें कीट कम ही इन्फेस्टेशन करेंगे। कभी भी कीट हमेशा इन्फेस्टेशन कोमल पत्तियों से स्टार्ट करता है। ठीक है, जब पौधे हार्ड हो जाते हैं तो कम ही इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं। अगला प्रोवाइडिंग गुड ड्रेनेज। अगर अच्छे से ड्रेनेज यानी अगर उसमें अच्छा से इरिगेशन ड्रेनेज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कीट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपको इरिगेशन पता होगी क्या होती है, ड्रेनेज क्या है। यानी इरिगेशन का मतलब सिंचाई करना, ड्रेनेज का मतलब जल को निकालना। ठीक है, ड्रेनेज कहलाता है। प्लांट रेजिस्टेंस वैरायटी अगर यूज करेंगे, ठीक है, ऐसे प्लांट जो कीटों को आक्रमण को सह सके उसको प्लांट रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो आपको रेजिस्टेंस प्लांट भी आपको लगाने होंगे। फिर प्लांटिंग क्रॉप ट्रैप प्लांट एट द इंटरक्रॉपिंग। आपने देखा होगा कि एक ट्रैप क्रॉप होता है। ट्रैप क्रॉप क्या, कौन से क्रॉप होते हैं, ऐसे क्रॉप जो क्या करते हैं, यानी ऐसे पौधों के चारों तरफ लगा देते हैं जिसमें उसमें लगने वाले इंसेक्ट पेस्ट उस पौधों पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसको ट्रैप क्रॉप कहते हैं। जैसे कि आपने कपास की खेती के चारों तरफ आपने क्या लगा दिया, आपने भिंडी लगा दिया, तो भिंडी क्या होंगे, जितने भी कपास में लगने वाले इंसेक्ट पेस्ट हो वो भिंडी पे जा करके अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रैप क्रॉप कहेंगे। ठीक है, आपने टमाटर खेती किया, टमाटर के खेतों के चारों तरफ आपने मैरीगोल्ड एंड गेंदा के फूल लगा दिया, जिसमें टमाटर में लगने वाले पूरा इंसेक्ट पेस्ट क्या हो जाएंगे, मैरीगोल्ड यानी गेंदा के फूल पे चले जाएंगे, जिसमें हमारी जो टमाटर है वो बच जाएगी इंसेक्ट पेस्ट से लगने के लिए। तो हमारा जो मैरीगोल्ड यानी गेंदा का फूल कौन से क्रॉप कहलाएगी, यानी ट्रैप क्रॉप कहलाएगी। ठीक है, तो आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। और समझ नहीं आ रहा है तो बताया करो कमेंट करके कि सर हमको ये टॉपिक समझ नहीं है। हम कोशिश करता हूँ कि आपको एकदम पूरा बेसिक से समझाऊं और अच्छे से समझाऊं। ठीक है, आशा है कि आपको समझ आ रही होंगी। ठीक है, अगला प्रोटेक्टिंग द नेचुरल एनिमीज इंसेक्ट सच एज द बर्ड, लेडी बर्ड। ठीक है, अदर जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे मित्र कीट भी होते हैं जो क्या करते हैं, यानी जितने भी आक्रामक इंसेक्ट होते हैं उसको खा करके नष्ट कर देते हैं। जैसे कि ये देख रहे होंगे, ये लेडी बर्ड बीटल है, ये कॉक्सिन एलिड्स है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये फिट्स को ये खा रही है। ठीक है, यानी ये जितने भी हानिकारक कीट हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं उसी को क्या करते हैं, खा लेते हैं। तो इससे भी हम कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल में आता है। ठीक है, यानी ये जो यहाँ पे जो इंसेक्ट दिख रहा है ये हमारे लिए क्या है, मित्र कीट है, क्योंकि जो हमको नुकसान है यानी हमारे फसल को नुकसान पहुंचा रहा है उसी को ये क्या कर रहे हैं, खा ले रहे हैं। तो ऐसे अगर इंसेक्ट आपको देखें जो हमारे लिए मित्र है उसको बचाने का कोशिश करें। ठीक है, आप ये ना कि ये भी इंसेक्ट को आप समझें कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है। तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए हमेशा। ठीक है, तो आपको इंसेक्ट को पहचानने आने चाहिए कि भाई कौन हमारे लिए नुकसानदायक कीट है, कौन हमारे लिए लाभदायक कीट है। नुकसानदायक कीटों को मारो और जो लाभदायक कीट है उसको बचाना चाहिए। ठीक है, अगला है कि पेस्ट डिजीज।
प्लांट डिजीज। अब देखिए आपने पूरा इंसेक्ट की आपको कैसे कंट्रोल करना है आपको हमने बता दिया। अब आप जानेंगे कि प्लांट डिजीज यानी पौधों में रोग क्या होते हैं। आपने यहाँ पे देख रहा होगा कि यहाँ पे पौधों में क्या है, रोग लगे हुए हैं, ठीक है। और आपके सिलेबस में भी रोग का टॉपिक है, ठीक है। इसको हम अच्छे से और भी कराऊंगे। यहाँ पे बस ओवरव्यू बता रहा हूँ, आगे के जो टॉपिक आएंगे एकदम पूरा डिस्क्रिप्टिव में ही रहेंगे। तो आप पहले डिस्क्रिप्टिव पूरा पढ़ लीजिए फिर एमसीक्यू पे जाएं, ठीक है। अगर समय मिलेगा तो हम आपको एमसीक्यू भी कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पे प्लांट डिजीजेज देखेंगे, यानी जब पौधों में क्या होंगे, अब नॉर्मल कंडीशन जब हो जाते हैं, एबनॉर्मल यानी नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। जिसके कारण से उस पर साइन और सिम्टम्स दिखने लगते हैं, बहुत सारे लक्षण यहाँ पे दिखने लगते हैं, स्पॉट दिखने लगते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्लांट डिजीज यानी पौधों के रोग कहते हैं। यानी यहाँ पे देखिए नॉर्मल यहाँ पे पत्ता है, फिर यहाँ से एबनॉर्मल कंडीशन में आ गया, इसमें बहुत सारे सिम्टम्स साइन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे, रोग कहेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं साइन सिम्टम्स दिख रहे हैं, साइन मतलब निशान, सिम्टम्स में बहुत सारे लक्षण दिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए आप लोगों का ये ओवरव्यू पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। हम ये जो लेक्चर था, ये जो पिछली क्लास में कुछ टॉपिक बच गए थे, तो इसको हमने सेपरेट वीडियो में आपको कंप्लीट करने की कोशिश की, ठीक है। आगे के जो टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ठीक है, उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जो भी रही इंफॉर्मेशन, अगर आप बहुत सारे बच्चों की प्रश्न रहा कि हम सर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़े, तो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने हैं तो हम इस वीडियो के नीचे क्या करते रहे, डिस्क्रिप्शन में अपनी ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसमें दे रहा हूँ, और आप उससे जुड़ जाइए। और बच्चों का क्यों रहेगी सर हम मॉक टेस्ट कहाँ पर लगाएं, तो हम आप लोग को फ्री में मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे कि डेली मॉक टेस्ट अपलोड हो, ठीक है। तो आप लोग जुड़ना ना भूलें। बिल्कुल जैसे कि हम भी फंसा रहता हूँ रिसर्च में, जैसे हमको समय मिलता है तो हम आप लोगों से बिल्कुल जुड़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल आप अच्छे से तैयारी करें और एग्जाम में अच्छे से जाएं और अच्छे से परफॉर्मेंस करें। एग्जाम में देखिए आप लोग स्ट्रेस मत लेना कि जा करके एग्जाम जल्दी जल्दी में खराब ही कर लें। तो आप लोग अच्छे से एग्जाम को हैंडल करें, अच्छे से आप लोग एग्जाम को दें, ठीक है। जिसके कारण से आप सफल हों, और सफल होंगे तो आपका नाम तो होगा ही होगा, और साथ में हमारा भी आप लोग नाम करेंगे, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग को सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और आप लोगों को अनवरत एक क्लासेस मिलेंगे। जब तक कोशिश करेंगे, जब तक एग्जाम आप लोग को हो ना जाए उससे पहले ही हम सारी जो भी टॉपिक है, जितने भी सिलेबस में आपको एक एक करके कंप्लीट करा दें। कोशिश करूंगा कि एमसीक्यू भी लाऊंगा, ठीक है। और साथ ही में हम एग्जाम की रणनीतियां भी बताऊंगे कि आपको एग्जाम में कैसे एग्जाम को टैकल करने हैं, कैसे जा करके वहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का भी एक तरीका होता है। बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, बहुत बहुत जल्दी ही सबमिट कर देते हैं, ठीक है। जिसके कारण से बहुत सारे क्वेश्चन उनके गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा ही क्वेश्चन को बहुत ही धैर्य और साहस के साथ और ये अच्छे से ही करना होगा, ठीक है। एग्जाम में जाकर के जल्दीबाजी में गलत नहीं करने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार में नहीं अटेम्प्ट किया जाता, क्वेश्चन को आपको 1 से 2 3 बार में ही अटेम्प्ट किया जाता है। एक राउंड में जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपको उसको पूरे अटेम्प्ट करते जाने हैं, दूसरे राउंड में फिर आप आइए, दूसरे राउंड में फिर आपको बहुत सारी चीज़ें जो भूली रहेंगी वो फिर याद आ जाएंगी, फिर उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। फिर तीसरे राउंड में एक बार जो चीज़ें आपको नहीं आ रहे फिर उस पर सोच विचार करें, फिर उसके बाद से उसको करें। तो आपको लगभग एग्जाम में 2 से 3 राउंड में ही पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। तो आशा है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और तैयारी भी बहुत अच्छी हो रही होगी। जिनके सिलेबस कंप्लीट हो गए उनके भी लिए बहुत बधाई, और जिनके सिलेबस नहीं कंप्लीट हुए वो भी अपनी सिलेबस को कंप्लीट करें और जल्दी से मॉक टेस्ट लगाएं, नहीं तो आप लोग बहुत ही पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे आप लोगों को डेली मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।